नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में इस हफ्ते हम दो तीन जो ख़ास विषय हैं उन पर बात करेंगे और उन दोनों विषयों से जुड़े कुछ एक्सपर्ट भी हमारे साथ होंगे जो हमें बताएंगे कि ये बात किधर जा रही है, ये मुद्दा किस तरह से आगे फ्यूचर में आकार लेगा, शेप लेगा। बहुत सारी और भी सुर्खियां हैं जिसके बारे में हमारे साथी शार्दुल आपको भी जानकारी देंगे। चर्चा शुरू करने से पहले, त्योहारों का मौसम है, क्रिसमस का मौसम है, उपहारों का गिफ्ट देने लेने का मौसम है। तो न्यूज़ लॉन्ड्री के जो बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स हैं, बहुत सारे मर्चेंडाइज़ हैं अलग अलग, वहाँ पर वेबसाइट पे हमारे उसका लिंक अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाके अपने मनपसंद बहुत सारे न्यूज़ लॉन्ड्री के गिफ्ट चूज़ कर सकते हैं अपने उपहार देने के लिए। इसके अलावा न्यूज़ लॉन्ड्री के वो तमाम जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, जिन्होंने अब तक कभी भी न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनके लिए एक स्कीम है, एक योजना है। अगर आप हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री के मंथली सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब करते हैं, लेते हैं, तो कई सारे मर्चेंडाइज़ उनके लिए कुछ दिनों के लिए ये स्पेशल ऑफ़र है क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक के बीच में, जिसमें न्यूज़ लॉन्ड्री के बहुत सारे फ्रिज मैग्नेट हैं, स्टिकर्स हैं और कुछ मर्चेंडाइज़ हैं, वो बतौर एक्स्ट्रा उस सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़कर आपको दिए जा रहे हैं। तो ये हमारे नए सब्सक्राइबर, जो भी हमारे श्रोता हैं बहुत सारे जो अब तक नहीं जुड़े हैं, वो इस ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि चर्चा में लोगों के लेटर्स आने, सुझाव आने बंद हो गए हैं। तो आप अपने सुझाव, अपने पत्र ज़रूर हमें भेजें, क्योंकि हम उनको चर्चा में शामिल करते हैं। और बहुत जल्द हम ये शुरू करने वाले हैं कि जो सबसे बढ़िया जो लेटर होंगे, जो सुझाव होंगे, जिनको हम चर्चा में शामिल करेंगे, उनको हम कुछ न कुछ बतौर गिफ्ट एज ए यादगार के तौर पर भी देंगे। ये 1 महीने की हमारी सब्सक्रिप्शन हो सकती है या कुछ और। तो अपने लेटर हमें 2 जगहों पर आप दे सकते हैं, www.newslaundry.com/podcast-letters, और इसके अलावा आप podcast@newslaundry.com पर भी अपने लेटर्स भेज सकते हैं हमें। पहले अब मैं अपने मेहमानों का परिचय करवा दूं। हमारे साथ डॉक्टर अविरल वत्स हैं, NHS स्कॉटलैंड से में काम करते हैं, वहाँ पर जुड़े हैं और प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, ऑथर हैं, साइंटिस्ट हैं। आपने पहले भी चर्चा में डॉक्टर अविरल वत्स को सुना है, कोविड से जुड़े मामलों पर आपने उनको देखा, उनको सोशल मीडिया पर भी काफ़ी उनकी प्रेजेंस है और वहाँ पर भी बहुत सारी जानकारियाँ पूरे पेंडेमिक के दौरान लगातार हम लोग डॉक्टर अविरल वत्स से लेते रहे। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच चर्चा में शामिल होने के लिए। शुक्रिया जी। इसके अलावा हमारे साथ एक और बहुत यंग मेहमान जुड़े हैं, मलयज मिश्रा। मलयज स्पोर्ट्स क्विज़र हैं और IITian हैं और बैंकर हैं। तो काफ़ी इस हफ्ते खेल के इर्द गिर्द फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ, अर्जेंटीना, मेसी, और एक नए काफ़ी समय बाद साउथ अमेरिकन टीम वर्ल्ड कप चैंपियन बनी फुटबॉल की। तो इन तमाम मुद्दों पर, क्रिकेट, फुटबॉल से जुड़ी बातों पर हम बातचीत करेंगे। मलयज हमें थोड़ा सा जानकारी देंगे, वो अपने अनुभव और स्पोर्ट्स से जुड़ी अपनी जानकारियां साझा करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ स्मिता शर्मा हैं। आप लोगों ने लगातार स्मिता को न्यूज़ लॉन्ड्री चर्चा में सुना है और विदेश मामलों में आप काम करती रही हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। स्वागत है स्मिता आपका भी। बहुत धन्यवाद अतुल, आपने इसके पहले सबसे यंग पैनलिस्ट कहा तो मैं बहुत खुश हो गई। मुझे लगा शायद आप मुझे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। खैर, सर्दी की धूप में चाय की चुस्की के साथ हम तैयार हैं चर्चा के लिए। बहुत शुक्रिया। हेलो, जी, इस हफ्ते बहुत सारी सुर्खियां थी तो हमने छांट के कुछ ही रखी हैं। हाँ। पहला जिस विषय पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे, चीन में कोविड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और अभी तक वहाँ ज़ीरो कोविड पॉलिसी के चलते लॉकडाउन जैसी सिचुएशन थी, लेकिन भारी विरोध के चलते, जिसका जिक्र हमने मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते पहले किया था, उसके बाद सरकार ने वो हटाया है और अब केस तेज़ी से बढ़ रहे हैं।
इसके साथ ही भारत में भी चिंता बढ़नी शुरू हो गई है, तो सरकार ने अभी सलाह दी है, एडवाइजरी जारी की है कि मास्क लगाएं, थोड़ा सिविल स्पेसेस में ध्यान रखें अपना। एक और चीज़, प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह ही बैठक ले रहे हैं, उन्होंने पहले भी ली थी, खबरों में आया, और कल लिया था उन्होंने, हाँ आज सुबह भी ली, तो ये लगातार चल रही है। उन्होंने ऑफिशियल से कहा है कि टेस्टिंग बढ़ाई जाए और स्थिति पर खास नज़र रखी जाए। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि रूस का गोल इस लड़ाई को करने का यूक्रेन से युद्ध करना नहीं था, वो कभी युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन कीव जो यूक्रेन की राजधानी है वही नेगोशिएट नहीं कर रहा था। वो इससे सिग्नल देना चाह रहे हैं कि वो डिप्लोमेसी के लिए थोड़ा तैयार हैं अब, लेकिन शर्तें अभी उनके मनमर्जी के लायक नहीं बनी हैं। मेरे ख्याल से इस समय जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, वो भी अमेरिका के दौरे पर, और वहाँ पर उन्होंने भी 10 पॉइंट फार्मूला पीस के लिए पेश किया है। जी, कांग्रेस में किया था। स्मिता, मेरे ख्याल से इस पर थोड़ा सा बाद में बात करेंगे हम। जी, एक नेपाल से सुर्खी कम ही आती है, लेकिन ये मुझे विचित्र लगी। मशहूर सीरियल किलर चार्ल्स शोबराज को 10 महीने पहले, उनकी सज़ा खत्म होने से 10 महीने पहले स्वास्थ्य संबंधी कारणों से रिहा कर दिया गया है, और अब वो मुक्त हैं फ्रांस जाने के लिए, उनके ऊपर कहीं कोई केस नहीं चल रहा है। मुझे ये बात विचित्र लगी, पर फिलहाल ये सुर्खी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ दिन पहले लोकसभा में एक एनजीओस को लेकर स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जो भी एनजीओ देश की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसमें उन्होंने एनजीओ देश की डेमोग्राफी बदल सकते हैं कोई? अब उसमें नाम नहीं आए, इस लेवल का यहाँ पर वो जिसको कहते हैं अलार्मिस्ट साउंड करती है सरकार। जी, तो मुझे अजीब बात ये लगी, उन्होंने अच्छे एनजीओस के नाम कही दिए, जिनके जिक्र मैं यहाँ नहीं करूँगा, उनको बिना बात रेखांकित क्यों किया जाए, लेकिन इस तरह के एनजीओस के नाम जो उनकी नज़र में देश की डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं, उसके नाम नहीं दिए थे। उन्होंने कहा कि एफसीआरए का पालन सभी को करना होगा, नहीं तो सख्त कार्रवाई होगी। अगली सुर्खी जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि घर बैठे किसी को सैलरी नहीं मिलेगी। ये उन्होंने उन कश्मीरी पंडितों के लिए कहा जो जम्मू में काफी महीने से कश्मीर घाटी में जो काम कर रहे हैं और सरकारी नौकरियों में हैं, लेकिन जा नहीं रहे हैं, और उन्होंने ये भी सुरक्षा कारणों से। जी, उनका ये कहना था कि उन्हें कश्मीर डिवीजन से जम्मू में ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि वहाँ पे किलिंग्स की घटना थी, हमने कई बार बात भी की, सबको मालूम भी है। तो उपराज्यपाल ने कहा कि 31 अगस्त तक तो हमने सैलरी दे दी, लेकिन अब आगे नहीं दी जाएगी और हम ट्रांसफर भी नहीं कर सकेंगे। तो ये सिचुएशन बड़ी अजीब सी है, क्योंकि वो लोग जा नहीं सकते और उन्हें सैलरी मिलेगी नहीं। ये सिचुएशन एक बड़ी सैड कमेंट्री है मेरे ख्याल से। स्मिता उस पर संक्षेप में एक ब्रीफ कमेंट दे सकती हैं कि जिस दावे के साथ 370 को हटाकर और सब कुछ नॉर्मल और सब कुछ कंट्रोल में किए जाने का दावा किया गया था, उसके बाद ये स्थिति है कि टारगेट किलिंग, एक नया पैटर्न शुरू हो गया कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का, और ये उस सरकार के अंडर में हो रहा है। हालांकि मीडिया के नज़रिए से देखें तो मीडिया पिक एंड चूज़ करता है, जो दरबारी मीडिया की स्थिति हो गई है तो वो स्थिति सामने आती नहीं पूरी तरह से। उस कश्मीर में हालात ऐसे हैं कि सरकार लोगों को काम पर नहीं भेज पा रही है, उसको धमकी देनी पड़ रही है कि सरकार आपकी सैलरी रोक ली जाएगी। ये किस तरह की नॉर्मलसी का सपना जो दिखाया गया था 370 के बाद, वो किस तरफ बढ़ता जा रहा है? अगर थोड़ा सा आप कुछ इसमें जोड़ना चाहें स्मिता। अतुल, देखिए, जिस नॉर्मलसी पर बाकी की मीडिया फोकस कर रही है वो है कि जो टूरिस्टों की संख्या है वो कितनी ज्यादा बढ़ गई है, कितनी गुना बढ़ गई है। ट्यूलिप वो गार्डन सही में है, कितना ट्यूलिप खिल गए हैं। देखिए, वो हकीकत भी है। फुटफॉल आज की तारीख में टूरिस्ट की बहुत ज्यादा बढ़ी है, काफी ज्यादा बढ़ा है। लेकिन कश्मीर एक ऐसा ग्रे जोन वाला एरिया है, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट एरिया है जहां पर आप हर चीज को जो है, यू कैन नॉट इक्वेट normalcy to peace, you cannot equate tourism to peace। और खास करके जिन कश्मीरी पंडितों की हम बात कर रहे हैं, इन लोगों से पहले भी मैंने अपने शोज पर बात किए हुए हैं। लोग, आप अगर किसी भी मुद्दे को भारत में उछालें, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के मुद्दे पर, तो आमतौर पर जो क्रिटिक्स है, जो सरकार के भक्त हैं, वो आकर कहेंगे, अरे लेकिन आप उस वक्त कहाँ थी जब कश्मीरी पंडित्स का एग्जॉडस हो रहा था? उस वक्त
भैया मैं 9 साल की थी, मैं 10 साल की थी, मैं नहीं रिपोर्ट कर पाई थी, लेकिन उसके बाद कई सालों में लगातार हमने उनकी दशा और दिशा पर बात की है। और बहुत ज्यादा संख्या नहीं है जो कश्मीरी पंडित आपके दरअसल घाटी में वापस रह गए, कश्मीर में वापस रह गए। उनकी संख्या को देखें तो वो कुछ 600 से ज्यादा की हम संख्या की बात नहीं कर रहे हैं। उन लोगों को भी ना आप सुरक्षा मुहैया करा पाए हैं, ना आप एक जॉब सेफ्टी मुहैया करा पाए हैं। और अब जबकि वो लगातार अपनी जिंदगी की सुरक्षा के लिए आपके लिए प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, आप बल्कि उनको धमकी दे रहे हैं कि वापस नहीं आए तो आपकी नौकरी भी चली जाएगी। ये मुझे लगता है कि एक बहुत ब्रेजन एक एटीट्यूड है। और जो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों के मसले को बार बार एक राजनीतिक विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, एक राजनीति करने के नजरिए से उनको एक बकायदा स्केपगोट बनाया गया है, जो उनके साथ जो उनकी पीड़ा रही है, दर्द हुआ है, ये बिल्कुल ही अनुचित है, ये नहीं होना चाहिए। आप उनकी हालत पर आप राजनीति कर लेते हैं, आप फिल्म बनाकर करोड़ों रुपए बना लेते हैं, उस फिल्म को टैक्स फ्री करके कोई अगर दूसरा फिल्म मेकर आकर उस फिल्म की निंदा कर देता है तो उस पर आप कूद जाते हैं, उस पर पूरी ट्रोल आर्मी लग जाती है। लेकिन जो वाजिब जो मुद्दे हैं, जो वाजिब जो इन लोगों की शिकायतें हैं और इनकी असुरक्षा की जो भावना है, उसको संबोधित करने के लिए जो है फिलहाल जीरो आपके कदम उठ रहे हैं। बाकी सुर्खियां साधु जी मैं फटाफट हाँ। 3 सुर्खियां मेंशन कर देता हूं, फिर एक आखिर में आपकी है। पहला कि अफगानिस्तान में तालिबान ने लड़कियों के कॉलेज जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो सारे वो दावे चिंताएं उनके सामने आ रही हैं जो पहले जताई गई थी जी तालिबान की वापसी पे। दूसरा, और ये बड़ी ज़रूरी खबर है, गाम्बिया की संसद की कमेटी ने भारत की जो कंपनी थी कफ सिरप बनाने वाली कंपनी हरियाणा की मेड इन फार्मास्यूटिकल्स, अगर श्रोताओं को याद ना हो तो मैं याद दिला दूं, जून से अक्टूबर के बीच इसी साल करीब 70 से ऊपर बच्चों की इस कफ सिरप की वजह से मौत हो गई थी। और उस समय आशंका थी कि इसमें गड़बड़ी क्या है, उन्होंने जांच बिठाई थी जी। ये रिपोर्ट वहाँ पर संसद में गाम्बिया में 20 दिसंबर को पेश हुई है। और उन्होंने अमूमन संक्षेप में मैं बता देता हूँ, ये कहा है कि हमने इन स्टैंडर्ड्स पर भरोसा किया, लेकिन वो कंपनी ने दवा बनाने में गड़बड़ी की। लोग इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं, बट ये बहुत सीरियस सिचुएशन है, इसलिए भी क्योंकि भारत दवाओं का बहुत बड़ा निर्यातक है। और वहाँ की संसदीय कमेटी ने कहा ये कल्पेबल अपराध है, यानी कि गैर इरादतन एक तरह से लोगों की मौत हुई है, तो उसके लिए कल्पेबल होमिसाइड जैसे केस बनना चाहिए कंपनी के ऊपर। देखते हैं आगे क्या होता है इस पर। जी एक और सुर्खी, भारत ने म्यांमार के खिलाफ सिक्योरिटी रेजोल्यूशन में सिक्योरिटी काउंसिल में यूएन की वोट हुई थी और भारत, चीन और रशिया ने उसमें एब्सटेन किया। भारत इस समय भारत की प्रेसिडेंसी है उस सिक्योरिटी काउंसिल में, और बाकी 12 देशों ने म्यांमार के खिलाफ वोट किया। तो ये भी थोड़ी अजीब सी बात है। और आखिरी सुर्खी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 9 दक्षिण एशिया में ही हैं, और इसमें से भी ये हम जानते हैं कि अधिकतर भारत में है। तो ये बहुत सीरियस सिचुएशन है। एक आखिरी सुर्खी, सरकार ने संसद में मेरे ख्याल से आईएनबी मिनिस्टर ने जानकारी दी कि पीआईबी की जो फैक्ट चेक यूनिट है उसके कहने के उसके कुछ फैक्ट चेक्स के आधार पर उसने 3 यूट्यूब चैनल्स को फेक न्यूज़ फैलाने के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। अब ये यूट्यूब चैनल पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। इसमें दावा किया गया था कि ये तीनों यूट्यूब चैनल प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट के बारे में अफवाहें फैला रहे थे, फर्जी खबरें चला रहे थे। तो इस आरोप में और भी इशारा किया सूचना प्रसारण मंत्री ने कि आगे भी इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती रहेंगी ताकि फेक न्यूज़ से निपटने का काम जारी रहे। लेकिन अब सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और चर्चा को खोलते हैं। इस हफ्ते जो बड़ी सबसे खबर रही वो थी विश्व कप फुटबॉल का फाइनल मैच, और उस फाइनल मैच में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया। और क्या मैच हुआ। मलयज, क्या कहना चाहेंगे इस मैच के बारे में? मतलब सबसे बड़े स्टेज पे सबसे बड़ा मैच, और उस आशा के अनुरूप कुछ भी एक तरफा नहीं था। मतलब एक एक चीज़ के लिए, एक एक मिनट के लिए लड़ाई हुई, और अंत में जो नतीजा हुआ पेनल्टी शूटआउट में देखने को मिला। तो दोनों टीमों ने काफ़ी मेहनत की। जी, जैसा मतलब इसके पहले पोर्ट्री किया जा रहा था फाइनल का कि ये फाइनल मेसी वर्सेस एम्बापे का होगा, ऐसा होगा।
तो हम्म। जनरली ऐसा होता नहीं है, मतलब पूरी टीम एक दूसरे से लड़ती है और खेलती है, पर इस फाइनल में बिल्कुल ऐसा हुआ कि पहले मेसी ने एक गोल मारा, फिर एम्बापे ने आके कमबैक किया 2 मिनट में, फिर मेसी ने एक गोल मारा, फिर एम्बापे की हैट्रिक। तो मतलब ये डेफिनेटली एक मेसी वर्सेस एम्बापे फाइनल हो गया। हाँ। और इतना बढ़िया मैच, मतलब जब मैच स्टार्ट हुआ था तो मुझे पहले हाफ के बाद तो लगा था कि काफी वन साइडेड मैच जा रहा है, अर्जेंटीना काफी डोमिनेट कर रही थी, पर फ्रांस एक ऐसी टीम ही है कि मतलब उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो कभी भी मिनटों में मैच का रुख बदल सकते हैं। और ठीक वैसा ही हुआ, और ऐसा फ्रांस ने पहले भी टूर्नामेंट में किया है। इंग्लैंड वाला मैच भी अगर आप देखें क्वार्टर फाइनल का भी, तो उसमें इंग्लैंड पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही थी। जी। फ्रांस ने 2 अच्छे चांसेस बनाए और 2 फिनिश किए और मैच 2-1 से जीत लिए। और फिर फाइनल में भी ऐसा ही हुआ, दो उनकी चांसेस, 80 मिनट तक मैच में फ्रांस के शायद एक या दो शॉट्स थे केवल। हाँ, एक शॉट था केवल, बिल्कुल। पर 80वें मिनट में एक पेनल्टी मिलती है, उसके अगले मिनट में एम्बापे ने का एक बहुत बेहतरीन वॉली एक जो उन्होंने मारी। शायद अब इस टाइम पे बहुत कम प्लेयर्स होंगे जो ऐसा मार सकते हैं, ऐसा शॉट खेल सकते हैं। तो वहां से कमबैक हुआ, फिर उसके बाद फिर वही कहानी, फिर अर्जेंटीना थोड़ा थोड़ा डोमिनेट करने लगी। फिर अर्जेंटीना ने जैसे ही गोल किया, फिर एम्बापे की एक पेनल्टी आती है और वो गोल हो जाता है। बराबर हो जाता है। तो इतना रोमांचक मैच ऐसे स्टेज पे होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जनरली जो बड़े मैचेस होते हैं वो थोड़े एंटी क्लाइमेक्टिक हो जाते हैं, क्योंकि सारी टीमें केजी फुटबॉल खेलती हैं, खुद को मतलब सेव करने के लिए इतने बड़े स्टेज पे ऐसे कोई छोटी मोटी गलतियां नहीं करना चाहती हैं। तो एक बहुत एस्थेटिक मैच नहीं होता है। पर लेकिन ये मैच ऐसा, मैं जब से फुटबॉल देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये अभी तक का शायद ये ग्रेटेस्ट, और जितना मैंने पढ़ा भी है इसके पहले, अभी तक का शायद ग्रेटेस्ट फुटबॉल मैच होगा गिवन इट्स ओकेजन। और या फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिहाज से तो, और इतने गोल भी कभी नहीं हुए, 12 गोल टोटल फाइनल, हुए हाँ इसमें। फाइनल में अभी तक इसके पहले 5 गोल काफी बार हुए हैं। मतलब 3-2 की स्कोर लाइन रही है, 4-1 की स्कोर लाइन रही है, पर ऐसा 3-3 6 गोल तो इसके पहले कभी नहीं हुए थे, जो पहली बार इस बार और हुई। पेनल्टी को जोड़ लें तो 12 गोल हो गए हाँ टोटल। हाँ, पेनल्टी को जोड़ ले तो 12। जी बिल्कुल। तो एक चीज़ मुझे समझना, अर्जेंटीना के लिहाज से ये बहुत ही गोल्डन रन जैसा पूरा टूर्नामेंट रहा, अगर देखा जाए तो। गोल्डन गोल्डन बॉल हाँ अर्जेंटीना को मिला, हाँ, मेक्सिको। गोल्डन ग्लव्स मिला उनको, हाँ। बेस्ट यंगेस्ट प्लेयर का अवार्ड उनको मिला, हम्म। और वर्ल्ड कप तो मिला ही मिला। तो अर्जेंटीना के लिहाज से और मेसी के लिहाज से देखें तो ये कहा जा रहा था कि आखिरी टूर्नामेंट है, तो बड़ा एक तरह से कहा जाए कि जो आइडियल और जो ड्रीम रन होता है फेरी अर्जेंटीना। टेल एंडिंग मिल गई एक तरीके से जी प्रॉपर। जी जी जी। तो अर्जेंटीना के लिहाज से मुझे अगर थोड़ा सा समझाएं, मतलब एक तो ये कि भारत में आप चूंकि क्विज का देखते हैं, क्रिकेट के नज़रिए से अगर क्रिकेट डोमिनेट करता है पूरे स्पोर्ट वर्ल्ड कल्चर में इंडिया के, वहाँ पर आप क्या पाते हैं, जैसे जब ये फुटबॉल चल रहा था या बीता है, तो क्या लोगों के अंदर कुछ ऐसा चेंज देखने को मिलता है कि अब लोग फुटबॉल की तरफ जा रहे हैं, या फुटबॉल कहीं ना कहीं डोमिनेट करने की स्थिति में आ रहा है? मतलब एकदम से ओवर पावर तो नहीं कर सकता क्रिकेट को, लेकिन फिर भी एक सेकेंड या दूसरे ऐसे बड़े पॉपुलर खेल के तौर पर जो कि क्रिकेट के जैसा ही कुछ स्थान रखता हो आगे आने वाले समय में। जी बिल्कुल। जैसे वर्ल्ड वर्ल्ड कप के टाइम पे, वैसे मैंने पहले भी देखा है कि वर्ल्ड कप के टाइम वैसे कैजुअल ऑडियंस भी काफी वर्ल्ड कप फॉलो करती है। फिर अब इसके बाद शायद फिर थोड़ा कम हो जाएगा, जब क्लब फुटबॉल वगैरह आएगा तो जो कैजुअल फैंस हैं वो उतना नहीं देखते हैं फुटबॉल मेरे साथ। लेकिन अभी जैसा कोई भी चीज पॉपुलर कब होती है, जैसे इंडिया में क्रिकेट की जो ग्रोथ हुई वो शायद 83 के वर्ल्ड कप विन के बाद से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और वो एक बहुत अच्छा मैच था, वो एक बहुत बड़ा अपसेट था वेस्ट इंडीज की उस टीम को हराना, जबकि तो आप 183 के अराउंड ऑल आउट हो गए थे वैसा। तो अगर आप ये वाला वर्ल्ड कप देखें तो ये वर्ल्ड कप अभी तक का शायद सबसे अच्छा वर्ल्ड कप रहा इन टर्म्स ऑफ अपसेट्स, या जितनी छोटी टीमों ने जितना अपने पंचिंग अबव द वेट जिसको बोलते हैं वैसा किया, परफॉर्मेंस दी। और इंडिया के लिहाज से एक ये भी अच्छा था क्योंकि कतर में हो रहा था तो टाइमिंग्स बहुत मैच करनी थी, मतलब जैसे कि शाम को 3:30 बजे, 6:30 बजे ऐसे मैचेस होते थे, 9:30 बजे। ऑड आवर में नहीं थे ज्यादा। हाँ, तो काफी लोगों ने फॉलो करना स्टार्ट किया, तो और इतना बेहतरीन वर्ल्ड कप हुआ तो शायद लोगों में और इंटरेस्ट जगा होगा इसके। तो अभी तो आगे देखने वाली बात होगी कि इंडिया में कैसे लोग इसको अपनाते हैं। पर कुछ हब्स तो है इंडिया में फुटबॉल के, जैसे बंगाल में है, बंगाल में काफी फुटबॉल फॉलो होता है अभी भी। अभी भी कोलकाता वगैरह के आप स्ट्रीट्स पे चले जाइए तो वहाँ अर्जेंटीना और ब्राजील के झंडे आपको ऐसे मिलेंगे जैसे कि आप उनके कंट्री में ही हो। फिर गोवा में है, केरला में है, और अब कुछ मेट्रो सिटीज में भी काफी पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि टेलीकास्ट वगैरह और भी बाकी लीग्स वगैरह होती हैं काफी, तो यंगस्टर्स में तो पॉपुलर हो रहा है। लेकिन पर मोस्टली जो ये पॉपुलैरिटी है वो एक यूरोपियन फुटबॉल के लिए ही पॉपुलैरिटी ज्यादा है। इंडियन फुटबॉल की मुझे लगता है अभी भी उतनी पॉपुलैरिटी नहीं है, जो आईएसएल होता है या जो आई लीग होती है जिसमें इंडियन क्लब्स खेलते हैं।
उसकी पॉपुलैरिटी का मुझे नहीं लगता है कि उतनी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। आईएसएल वगैरह से तो ठीक है, थोड़ा टेलीकास्ट वगैरह होता है, पर मैं इसको अपने आप खुद को भी दोषी मानता हूँ कि मैं खुद आईएसएल को उतना फॉलो नहीं करता हूँ जितना मैं यूरोपियन फुटबॉल को फॉलो करता हूँ। तो उसके लिए इंडिया में उसको स्पोर्ट को पॉपुलराइज करने के लिए कल्चर का डेवलप होना जरूरी है कि मतलब आप हर शहर में एक अच्छी स्काउटिंग हो, और मतलब स्पोर्ट्स बच्चों। सेंटर्स भी नहीं है यहाँ, जी। स्पोर्ट्स सेंटर भी हर जगह हाँ अवेलेबल नहीं है, उतनी हाँ, वही फैसिलिटीज जो है। वही जैसे अब मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, तो उत्तर प्रदेश में या किसी भी शहर में, हर शहर में कोई एक कुछ क्लब्स होने चाहिए जहाँ पे मतलब वहाँ के स्काउट्स हों और ऐसे टैलेंट को प्रमोट करें, और बहुत एक यंग एज से स्टार्ट करें, क्योंकि हमारे यहाँ यंग एज से स्टार्ट नहीं करते हैं। इसका भी एक बहुत मुझे जो लगता है कि उसका नुकसान इंडिया को झेलना पड़ता है, क्योंकि आप किसी भी फुटबॉलर यूरोप वगैरह में देखिए, कहीं पे भी साउथ अमेरिका में देखिए, वहाँ 6 5 6 की उम्र से लोग एकेडमी में जाने लगते हैं, और वहां से फिर उसमें क्या होता है कि जो मसल रिफ्लेक्सेस वगैरह बनते हैं, आप कोई भी मैच देखेंगे तो जैसे कोई प्लेयर किसी को पास किया तो वो बिना देखे लोग ऐसे पास कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी टीम कैसे खेलती है, और उनके रिफ्लेक्स में आ जाता है वो। पर भाई अगर मैं इंडिया का मैच देखता हूँ तो मुझे जो सबसे कमी ये लगती है कि आपके पास कोई बॉल आई तो पहले जो प्लेयर होगा वो बॉल अपने पास रोकेगा, फिर वो सर उठा के देखेगा कौन कहाँ पे है, तो इससे लगता है कि बॉल काफी गेम स्लो हो रहा है, और ऐसा लगता है कि बहुत भारी बॉल से खेल रहे हैं। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि भाई एकदम स्लो मैच चल रहा है, और ये वो एक मुझे लगता है कि वो रिफ्लेक्सेस नहीं है इन जनरल, मतलब इंडियन प्लेयर्स में। तो एक तो ये रीजन है, और बाकी कल्चर जब तक डेवलप नहीं होता है किसी भी स्पोर्ट का, तब तक उसको ऐसे पॉपुलराइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अवरेल, स्मिता, अगर आप लोगों को भी कुछ लगता है, कोई कुछ जी आपके दिमाग में कोई सवाल या इससे रिलेटेड पैदा होते तो आप भी पूछ सकते हैं। मैं मेरा एक एक चीज सवाल जी पूछिए। हाँ, सॉरी नहीं, मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा था। कल्चर की आप बात कर रहे थे, तो आपको मैं यूके में हूँ, तो कल्चर तो यहाँ पे तो स्कॉटलैंड में हूँ, बड़ी छोटी कंट्री है, फैसिलिटीज भी हैं और क्लब्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन आपको इंडियन बच्चे फुटबॉल खेलते नहीं मिलेंगे ज़्यादा। बहुत कुछ और कर लेंगे वो, क्रिकेट बहुत खेल लेंगे इंग्लैंड में, लेकिन फुटबॉल बहुत कम खेल रहे। तो इसीलिए आप जो यहाँ की जो नेशनल टीम्स हैं उसमें आपको इंडियन जो बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, इंडियन के साउथ ईस्ट एशियन बैकग्राउंड वाले बच्चे ज़्यादा नहीं दिखते हैं। तो आई डोंट नो कि ये यहाँ पे फैसिलिटीज़ की कमी नहीं है, यहाँ पे उनके सारे पीयर्स जो सारे होते हैं वो सब खेल रहे होते हैं। तो आई थिंक पता नहीं इसका कारण क्या है, लेकिन ये रियलिटी है, रग्बी और फुटबॉल में बहुत कम देखने को मिलते हैं। हाँ स्मिता। कुछ बातें मैं जोड़ना चाहूंगी अतुल। एक तो आप क्योंकि मैं बंगाल में पली बड़ी हूँ, वहां पर बंगाल में तो हमेशा से काफी कल्चर फुटबॉल रहा, को लेकर बहुत जोश और खरोश रहा करता था। क्लब खास भी करके बहुत मोहन सारे हैं। बागान और ईस्ट बंगाल की टीमों की अगर फाइनल्स हो, आपकी फेवरेट टीम जीत जाए तो लोग एक दूसरे को चिंगड़ी मछली का जो है ट्रीट देते थे, गोलदा चिंगड़ी और रसगुल्ला का ट्रीट। कल्चर जो स्पोर्टिंग आइकन्स की बात होती है ना, स्पोर्टिंग आइकन से भी बहुत जुड़े हुए होते हैं। अब मैं अगर अपनी बात करूं, मैं क्रिकेट मैंने एक एक्चुअली लंबा दौर हो गया जब मैंने देखना बंद कर दिया है। आज की तारीख में अगर आप मुझसे आईपीएल टीमों के कप्तानों के नाम पूछेंगे तो शायद मैं आपको ना बता सकूं, लेकिन उसके कंपैरिजन में फुटबॉल में ज्यादा फॉलो करती रही हूँ, क्योंकि मुझे मेसी से बहुत जुड़ाव महसूस होता है अलग अलग लेवल्स पर। जिस तरीके से उनको फ्ली कहा जाता था, उनकी तमाम फिजिकल डिफिकल्टीज की बावजूद जिस तरह से शाइन कर रहे हो। और मेसी को मैंने आज से नहीं, लगभग 2005-6 से आप मानिए, जब से रियल मैड्रिड बार्सिलोना के मैचेस होने लगे थे, आप उनके 2007 के उस 16 गोल को याद कीजिए गेटाफ के खिलाफ, और उसकी कमेंट्री अगर आप जाके यूट्यूब पे देखेंगे, बार बार सुनेंगे, उसमें जो पुआल है, जो स्पेनिश कमेंटेटर है, उनकी तो गजब कमेंट्री है। उस पूरे कमेंट्री मतलब 1.5 मिनट के क्लिप में वो मेसी मेसी मेसी, गोल 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 गोल, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, मतलब वो उनकी जो कंपैशन है ना वो सुनाई देती है। अभी जिस फाइनल की आप बात कर रहे थे, उसमें पीटर ड्रूरी का आप याद कीजिए, जो अनुप्रास अलंकार हम कहते हैं, उस तरीके से जैसे डिफाइन किया, मेसी विद अ मार्वलस मिस्चीफ। तो एक तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स के लिए बहुत जरूरी होता है आपकी स्पोर्टिंग आइकन्स होना। अब आज की तारीख में इंडिया में फुटबॉल में अभी भी मैं बाईचुंग भूटिया और सुनील छेत्री के अलावा नहीं सोच पाती हूँ नामों के बारे में। लेकिन आप देखें, अगर एक नीरज चोपड़ा जाके ओलंपिक पदक जीतते हैं, तो जैवलिन के बारे में जहां देश में कोई कभी बात ही नहीं हुई थी, अचानक से इतने लोग हैं जो आज जैवलिन थ्रो की बात कर रहे हैं। या बहुत सारे तो लोगों ने ज्वाइन कर लिया जाके एकेडमी, बच्चों ने। बहुत है, और बहुत सारी ऐसे डिसिप्लिन हैं जहां आज की तारीख में भारत में क्रिकेट के बियॉन्ड स्पोर्टिंग कल्चर हमारी बढ़ी है। वो टेनिस हो, वो बैडमिंटन हो, आज ओलंपिक्स में इसीलिए हमारी जो परफॉर्मेंस है, कॉमनवेल्थ में परफॉर्मेंस है, वो पहले से ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन फुटबॉल को लेकर हाँ ये है कि मेसी का जो लगाव है वो बहुत भयंकर वाला है। आप केरला, आप मीम्स देख ले सोशल मीडिया पर, केरला से लेकर बंगाल तक जिस तरीके से मेसी को ओन अप किया जा रहा है,
और ब्राजील अर्जेंटीना ऐसी दो ट्रेडिशनल पारंपरिक टीम रही हैं जिनका मुझे लगता है दक्षिण एशिया में खास करके बहुत ज्यादा दबदबा हमेशा से रहा है। जब ब्राजील की टीम हारी तो पाकिस्तान की लियारी में जो आंसू बह रहे थे, पूरा का पूरा गांव एक साथ मैच देख रहा था, पूरा का पूरा गांव जो है वो शोक में डूब गया। तो जो स्पोर्टिंग, मुझे लगता है कि भारत में अभी भी फुटबॉल को लेकर धीरे धीरे जोश है, लेकिन वर्ल्ड वाइज फुटबॉल का जो माहौल है, जो जोश है, मतलब इस फाइनल में आप बताएं, इस फाइनल को देखते हुए सारे के जो पश्चिमी कमेंटेटर्स हैं, जितने भी क्रिटिक्स थे, जो कतर की तमाम क्रिटिसिज्म में लगे हुए थे पूरे वर्ल्ड कप के दौरान, कि कतर में जो माइग्रेंट लेबरर्स आ रहे हैं उनकी हालत कितनी खराब है, उनका कितना शोषण हो रहा है, मानव अधिकारों को लेकर कतर के जो तमाम विवादास्पद बयान रहे हैं, उनकी जो विवादित पोजीशन रही है, उन वो सब अपनी जगह, लेकिन इस वर्ल्ड कप का जोश अपनी जगह, जो शानदार देखने को मिला 2006 में शायद फ्रांस जर्मनी की जो फाइनल्स रही थी उसके कंपैरिजन में आप देखें, ये निश्चित रूप से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो है हम लोगों ने फाइनल मैचेस देखे हैं इस बार। तो मेरा अगला सवाल स्मिता के इसी बातचीत से है मलयज आपसे, कि वो क्या चीज़ है जो हिंदुस्तानियों को साउथ अमेरिकन फुटबॉल के करीब ले आती है। मतलब ब्राज़ील और अर्जेंटीना फुटबॉल की जब बात आती है तो ब्राज़ील अर्जेंटीना के प्रति एक अलग तरह का आकर्षण होता है। वो आकर्षण हिंदुस्तानियों में किसी यूरोपियन टीम के लिए नहीं होता। इक्का दुक्का कुछ लोग मिल जाते हैं, लेकिन एक मास सपोर्ट जो अर्जेंटीना और ब्राज़ील को लेकर होता है वो और किसी देश को, ये हिंदुस्तानियों में कहाँ से आई है ये चीज़? जनरली जैसा कि अभी स्मिता जी ने कहा था कि स्पोर्टिंग आइकन की एक बहुत जरूरत होती है किसी भी स्पोर्ट को पॉपुलराइज करने के लिए। तो अगर आप देखें कि आज से ये बंगाल या इंडिया में जनरली ब्राजील और अर्जेंटीना के लिए लगाव नहीं है, ये इसके पहले से, मैं पहले के टाइम से बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले आपको अगर याद होगा तो शायद 70s में एक बार कैलकाटा आए थे, उन्होंने मैच खेला था मोहन बगान के अगेंस्ट, और तो एक वो बहुत बड़ा रीजन है। पहले उतना बड़ा स्पोर्टिंग आइकन वो आके अगर आपके कंट्री में मैच खेल रहा है तो उस वहां एक वो फैक्टर है। फिर मैराडोना भी आ चुके हैं सॉल्ट लेक, मैराडोना भी आए थे, हाँ। तो एक मुझे एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर लगता है कि ये दोनों प्लेयर्स जो स्पोर्टिंग आइकन थे पिछले डेकेड के, दो बेस्ट प्लेयर्स, वो अगर आपके यहाँ आके खेल रहे हैं तो एक थोड़ा इमोशनल कनेक्ट आ जाता है। और एक मेरा एक ये भी रीजनिंग ये भी है कि जो साउथ अमेरिकन फुटबॉल है ना, वो एक बहुत इमोशन ड्रिवन फुटबॉल है। आप वहां के फैंस को देखेंगे तो वो बहुत इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं अपने फैंस से, और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो थोड़ा लॉजिकल, मतलब वो उस तरह से इमोशन अपना शो नहीं करते। बेशक वो करते हैं वैसा, पर ब्राजील और अर्जेंटीना के जो, इनफैक्ट ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे जैसी छोटी कंट्री या वेनेजुएला जो कभी वर्ल्ड कप में नहीं खेली, पर उनके भी फैंस वगैरह को अगर आप देखें तो वो बहुत ज्यादा ही इमोशनली ड्रिवन होते हैं। और इंडिया भी मुझे लगता है कि इमोशनली ड्रिवन कंट्री है, जिस तरह से यहाँ पे गॉड वर्शिप होती है, मतलब सचिन को भगवान मान लिया गया है। और वैसे अर्जेंटीना में भी इग्लेसिया मैराडोनिया करके एक चर्च है, तो वहां पे उनको उनकी पूजा होती है। तो ये सोसाइटीज में काफी मुझे सिमिलैरिटी लगती है कि साउथ अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन कल्चर और इंडियन कल्चर में भी, तो शायद इस वजह से भी गॉड वर्शिप होने लगी है इस तरह से प्लेयर्स की। तो एक ये रीजन हो सकता है कि शायद। ठीक बात। शार्दुल, कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आप? मैं तो बस ये कहना चाहता था कि श्रोताओं को भी पता है और आपको भी पता है मेरा खेलों से दूर दूर का नाता नहीं, लेकिन आपकी आवाज़ का उत्साह देख के मैं उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि शायद अगर गैस वर्क ही करना है तो गैस वर्क में मुझे लगता है साउथ अमेरिकन कंट्रीज से हमें एफिनिटी ज़्यादा इसलिए महसूस होती है क्योंकि वो भी इक्वेटर के हमारी तरह पास ही रहते हैं। यूरोपियन दूर हैं नहीं, और सारे के सारे कॉलोनी रहे हैं ना यूरोप की ज्यादातर। हाँ, तो एक मुझे लगता है कि एक साइकी में है कि जो सफेदी की चमकार के खिलाफ एक साथ भावना, कॉलोनाइजर्स के खिलाफ भी एक वो है टेंडेंसी, जो ज्यादातर लैटिन अमेरिका और एशिया चूंकि कॉलोनी रहे हैं एक टाइम पे, तो वो एक तरह का रिएक्शन रहता है यूरोपियन टीम्स के खिलाफ, मुझे लगता है। ये मेरा नहीं, मैं तो बस एक ही ऐड कर, जो इमोशंस की बात कर रहे थे वही कहना चाह रहा था कि ये जो साउथ अमेरिकन टीम्स हैं ये एक फ्लेयर के साथ खेलती हैं। आप जो प्लेयर्स हैं उनकी जो एंजॉयमेंट लेवल है गेम को खेलते हुए वो बिल्कुल जाहिर होती है पिच पे, जो कि यूरोपियन फुटबॉल में इतनी नहीं दिखती है। यूरोपियन टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं, नई नई चीजें उभरती हैं, लेकिन वो फ्लेयर, वो जो दिल को छूने वाली बात है, वो एक कलाकारी है, वो बहुत कम देखने को मिलती है। वो मुझे क्रिकेट में भी कम ही देखने को मिलती है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि मेरी तो अटैचमेंट शायद इसीलिए है साउथ अमेरिकन फुटबॉल के साथ। इसमें केरला की अगर आप बात करें कॉन्टेक्स्ट की, जैसे अतुल, उसमें ना दो चीजें हैं। एक, जैसा इन्होंने कहा इसके पहले, वो सही बात है कि आइकन ड्रिवन है बहुत ज्यादा, जो मैग्नेस है। अगर आप केरला में देखें, जो सूर्या विजय एक फैन कल्चर हो जाता है, एक ममूटी का फैन कल्चर हो जाता है। माराडोना पेले टू हैव बीन वेरी सिंगल हैंडेडली बिग रीजन कि इनकी पॉपुलैरिटी इतनी बड़ी है। दूसरी बात है, जहां पे जो लेफ्ट की सरकारें रही हैं, पश्चिम बंगाल में हो, केरला में हो,
क्योंकि आप अगर शे गुएवारा जैसे पॉलिटिकल आइकन्स को देखें, जिनको खास करके लेफ्ट सर्कल्स में जिनकी बहुत ज्यादा चर्चाएं रही हैं, तो शे और मेसी दरअसल एक ही जगह को बिलोंग भी करते हैं। तो एक तो उस पॉलिटिक्स का असर भी जो है इस फुटबॉल की पॉपुलैरिटी में खास करके इन लेफ्ट आइडियोलॉजिकल वाले स्टेट्स में रहा है। इसका पॉलिटिकल एक बड़ा कनेक्शन है, बिल्कुल ठीक बात। एक आखिरी सवाल मलयज आपसे और फिर आपको हम इजाज़त देंगे। वैसे हमारी चर्चा तो आगे जारी रहेगी और बाकी जो विषय हैं उस पर भी अगर आप अपनी राय रखना चाहें तो बहुत बहुत स्वागत। ये जो आप स्पोर्ट्स क्विज का जो कल्चर है जिससे आप जुड़े हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझा पाएं कि भारत में ये कल्चर किस तरह का है, कैसे आकार ले रहा है और इसमें किस तरह के बच्चे मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे ये स्पोर्ट्स के इर्द गिर्द लोगों को एक्साइट करता है। मतलब मैं जैसे बस स्पोर्ट्स क्विजर ही नहीं हूँ, मैं क्विजर ही कहूंगा अपने आप को। मतलब एक क्विजिंग कल्चर इंडिया में है काफी पहले से, इनफैक्ट मतलब बंगाल से ये स्टार्ट हुआ था। तो लोगों को ये समझने की जरूरत नहीं है कि कौन बनेगा करोड़पति के बाद से ही क्विज कल्चर हिंदुस्तान में आया। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मतलब उसके काफी पहले से है। इनफैक्ट यहाँ पे एक कर्नाटका क्विज एसोसिएशन है बेंगलोर में, वो 1983 में फॉर्म हुआ था। तो हम लोग बचपन में बड़े हुए थे डेरेक ओब्रायन के क्विजेस को देखे, बिल्कुल। तो और जैसा मतलब मुझे तो सिद्धार्थ बासु याद आता है। सिद्धार्थ बासु इज अ बिग एक्चुअली सिद्धार्थ बासु ही शायद इसके कौन बनेगा करोड़पति के भी बाद में वो इनिशिएटर वही थे ना शुरू। अभी तो वो हट गए, अभी तो एक नेक्सस कंसल्टिंग करके वो क्वेश्चन। तो मैं ये कह रहा था कि जैसा इंडिया में जैसा परसेप्शन ये है कि जैसा केबीसी की क्विजेज होती हैं वैसा ही उसी को क्विज बोलते हैं, बल्कि वो बिल्कुल वैसे डिफरेंट है। तो मुझे भी ये नहीं पता था पहले। मैं कॉलेज में जब स्कूल में मैंने ऐसे छोटी मोटी क्विजेस की थी, पर मैं कॉलेज में गया तो फिर मुझे कॉलेज क्विजिंग और ओपन क्विजिंग कल्चर के बारे में पता चला, जो कि बहुत बहुत एक उतना पॉपुलर नहीं है सैडली इंडिया में क्विजिंग। और कुछ सेंटर्स हैं, जैसे दिल्ली में कुछ अच्छे अच्छे क्विजिंग सेंटर्स हैं दिल्ली में, फिर सदर्न इंडिया में तो काफी जगह पे हैं, बंगाल में है, मुंबई में है, ऐसे हैं। तो इसका आपका मैं सवाल भूल गया एग्जैक्टली क्या था। मतलब ये किस तरह से काम करता है, क्या लोगों को अट्रैक्ट करता है, इसमें यंगस्टर इसमें जुड़ते हैं, ये किसी तरह का एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है या फिर बहुत एडहॉक बेस पे चलता है? तो थोड़ा तो इनफॉर्मली है ये, मतलब ऐसा एकदम इंस्टीट्यूशनाइज नहीं है कि मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिकली कोई एक इंस्टीट्यूशन है ये है। पर जी हाँ, इसमें अट्रैक्ट किन किन लोगों को करता है, अब जैसे डिपेंड करता है लोगों के इंटरेस्ट पे। अब जैसे जिसको अगर थोड़ा पढ़ने का शौक हो या अलग अलग तरीके का शौक कोई रखता हो, जैसे मेरे बहुत वैरिड इंटरेस्ट है, तो फिर वो और तो अगर उसके बारे में आप पढ़ते हैं, फिर अगर और एक थोड़ा ईगो बूस्टिंग का भी होता है, आपको कोई सवाल पूछा, आपको कई अपने किसी लाइफ इवेंट से कनेक्शन याद आ गया, उसको आप फिर क्रैक करते हैं, तो एक वो उसका जो एड्रेनलिन रश होता है ना, वो आंसर करने का कोई भी चीज सबके सामने, वो बहुत बहुत अच्छा होता है, मतलब मेरे लिए बहुत सेटिस्फाइंग होता है। तो वैसे ही और भी क्विजर्स का मैं ऐसे वाउच कर सकता हूँ कि क्विजर्स जो होते हैं वो उनके लिए यही है कि आप उनकी जो नॉलेज है या कुछ भी है, वो एकदम किसी एकदम अननोन कोई चीज उनके बारे में उनको बस पता होगी रैंडमली, जिसका कभी कोई यूज नहीं आने वाला है, और उसका कभी कोई यूज नहीं आने वाला, पर वो कभी क्विज में आ जाएगी और उनको वो और किसी को नहीं पता होगी, शायद उनको ही बस पता होगी। तो वो उससे बहुत जैसे बहुत रिलेटेबल लगता है कोई भी चीज। हाँ, तो क्विजर्स तो जनरली ऐसे ही होते हैं। और फिर अगर आप कोई कॉलेज में जैसे आप स्टार्ट कैसे करें, तो जैसे कॉलेजेस वगैरह में आप जो फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं वहां पे क्विजेस होती हैं, तो अगर वहां पे कॉलेज के जो स्टूडेंट्स अगर वो देख रहे हैं, तो आप वहां की क्विजेस में जाइए। आप पहले बहुत बेकार परफॉर्म करेंगे या जो भी है, पर लेकिन आपको अगर क्विजेस में ये देखिए आपको कोई भी सवाल नहीं आ रहे हैं, पर अगर आपके अंदर वो एक क्यूरियोसिटी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है। तो वही अगर आप ज्यादा क्विजेस अटेंड करेंगे तो अल्टीमेटली आप अच्छे हो जाएंगे। तो वो इंटरेस्ट की एक बात होती है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप फिर धीरे धीरे डेवलप करेंगे, और फिर बाद में अभी तो ओपन क्विजिंग का भी कल्चर है, मतलब कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है कहीं पे भी, और आप अपना फेवरेट, मेरा फेवरेट जॉनर स्पोर्ट्स क्विजिंग है, फिर बाकी आप बिजनेस क्विजिंग कर सकते हैं, साइंस क्विजिंग है, फिर मेला क्विज करके है जिसमें म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, लिटरेचर, आर्ट्स, ये चारों मिलके एक जॉनर बनाते हैं। तो वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप थोड़ा स्पेसिफिक भी वो क्विजिंग में तो शार्दुल आपका इंटरेस्ट होगा, स्पोर्ट्स में भले ना हो, है? हाँ, लेकिन अभी देखिए तो व्यक्ति पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों को
और मैं इसमें खुद भी जोड़ना चाहूँगा, लोगों को बेकार की नॉलेज इकट्ठा करने का बड़ा शौक होता है, जी बिल्कुल जिसका मेरे पास उसका अंबार है लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। उसका इस्तेमाल, उसका इस्तेमाल क्विजिंग में ही हो सकता बता सकता हूँ कि किसी न किसी क्विज में जरूर हो जाएगा। सिर्फ बातें करने के, आप बातें अच्छे से और बना सकते हैं। आप बात मतलब फिर ये भी रहता है, आप बातें भी अलग अलग तरीके, लोग से अलग इंटरेस्ट आपके बहुत रहते हैं, तो आप किसी से भी बातें कर सकते हैं, मतलब फिर आप लंबी बातें कर सकते हैं अगर वो पसंद है तो। और मैं एक और वो बोलना चाहता हूँ, अगर किसी को क्विजिंग स्टार्ट करनी है तो एक क्विज मास्टर है, वो इंडिया के शायद सबसे बेस्ट क्विज मास्टर है विदाउट अ डाउट। उनका नाम है मेजर चंद्रकांत नायर। अच्छा। तो उनका आप यूट्यूब पे टाइप करेंगे तो उनकी एक टेड टॉक है क्विजिंग के बारे में, कि क्विजिंग उन्होंने कैसे चालू की। वो केरला के हैं, उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया था आर्मी से, अभी वो फुल टाइम क्विज मास्टर है। तो उनका आप टेड टॉक सुनिए, और उनकी कुछ क्विजेस भी पड़ी हुई हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे। तो वो अगर वो देखे तो आपको पता चलेगा कि असली क्विजिंग मतलब एग्जैक्टली क्या होती है वो, और उनसे अच्छा मुझे नहीं लगता है कोई समझा पाएगा कि क्विजिंग एग्जैक्टली क्या है। तो उनकी टेड टॉक तो जरूर देखनी चाहिए। तो काफ़ी अच्छी जानकारियां आपने दी मलेज। हम अपने अगले विषय की तरफ यहाँ पर बढ़ेंगे, जो कि अचानक से फिर से पिछले 2-4 दिनों में या कहें 1 हफ्ते के अंदर में कोविड का साया फिर से मंडरा रहा है। चाइना में बताए जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। इसके अलावा यूएस में भी बताया जा रहा है कि नया सर्ज हो रहा है, एक नया वेरिएंट आया है BF7। तो ये एक नया वेरिएंट आया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये डेल्टा वेरिएंट की तरह से ही बहुत संक्रामक है। और उसके बाद भारत सरकार ने अपनी तरफ से कल बहुत सारी एडवाइजरी जारी कर दी है, लेकिन वो एडवाइजरी में कुछ भी मैंडेटरी नहीं है, सब प्रिकॉशन के लेवल पे है कि आप मास्क पहने, दूरी बनाएं, हाथ धुलें, सारा कुछ करें। वो जो शुरुआत में हमारे सामने था कि कोविड जो प्रोटोकॉल थे उनका पालन करना चाहिए आपको, ऐसा कुछ नहीं है कि करने। अभी भी मास्क भी मैंडेटरी नहीं किया है, ये सुझाव के तौर पर सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आई हैं। डॉक्टर अविरल, आपने लगातार इस पूरे पेंडेमिक के दौरान इस चीज़ों को देखा, और लगातार आप, मुझे याद है कि इस चीज़ के सबसे बड़े समर्थक रहे आपकी। लोगों को सबसे पहले तो जो मिल जाए आसानी से वो वैक्सीन लेनी चाहिए, पूरी डोज लेनी चाहिए। इसके अलावा जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत है, मास्क, हाथ धुलना, डिस्टेंसिंग, ये सारी चीज़ों का पालन करना चाहिए। फिर हमने देखा पिछले 9 सालों में दुनिया एकदम नॉर्मल सी होने लगी, बहुत केसेस बहुत कम हो गए। हिंदुस्तान में भी लगा कि अब वायरस दम तोड़ रहा है या बहुत कमज़ोर पड़ चुका है, लोगों में इम्यूनिटी आ गई है, चाहे वो वैक्सीन की वजह से आई हो, चाहे वो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई, जो भी। अब फिर से ये बढ़ते हुए स्थिति को आप क्या देखते? क्या, एक तो मैं पहला सवाल मेरा ये है कि क्या वास्तव में कोई बहुत बड़ी चिंता के तौर पर ये उभर रहा है? और हमारी जो पॉडकास्ट का वीडियो संस्करण है वो यहीं तक है उपलब्ध। पूरा पॉडकास्ट सुनने के लिए आपको अपने पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, और वहाँ पर आप ये पूरा पॉडकास्ट अनइंटरप्टेड सुन सकते हैं। तो डॉक्टर अविरल और बाकी हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनका जवाब आप इसके आगे पॉडकास्ट पे सुनिए।